नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कमाल की बात यह है कि इन सभी क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जो कि खालिस्तान देश के मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और ये जो जीएसटी है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों जीएसटी का हम कर लेते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। तो देखो दोस्तों जो जीएसटी है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। और दोस्तों जीएसटी 101 बार संविधान संशोधन करके लागू किया गया था, ठीक है। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। और कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई को लागू किया गया था। इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों पूरे संसार में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया था, तो सबसे पहले जीएसटी जो है ये फ्रांस में लागू किया गया था, ठीक है। और भारत में जो जीएसटी लागू किया गया वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो देखो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है ये वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। वेनेजुएला देश में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा झरना इसका नाम क्या है, तो एंजल्स झरना इसका नाम है, ठीक है। नाम भी आपसे पूछा जाएगा। इसकी हाइट कितनी है, तो 979 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो झरना है ये कानियामा नेशनल पार्क वेनेजुएला देश में स्थित है। और किस नदी पर ये झरना स्थित है, तो कैरोनी नदी पर ये झरना स्थित है। ये नदी आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो वो है टोगेला झरना, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 948 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के राइटर का क्या नाम है, तो दादा भाई नौरोजी जो है इस पुस्तक के राइटर हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो हैं इनका एक उपनाम है, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या फिर हिंदी में भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। एक और फैक्ट पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया, तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो ये जो मैं फैक्ट दोस्तों आपको बताता हूं ये फैक्ट जो है क्वेश्चन के रूप में टपकते हैं और 1 नंबर दिलाते हैं, ठीक है। इसलिए इन फैक्टों को आप क्वेश्चन ही समझा करें और अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर करते चलें। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो देखो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है, ठीक है। और जो दोस्तों जो डूरंड रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1886 में इसका निर्धारण किया गया था। किसने किया था, तो सर मार्टियर डूरंड ने, ठीक है। सर मार्टियर डूरंड ने जो है इसका निर्धारण किया था, ठीक है। और इनके ही नाम पर इस रेखा का नाम क्या रखा गया, डूरंड रेखा रखा गया, ठीक है। नंबर बी पे लिखा है मेक मोहन रेखा, ठीक है। तो ये किस किस देश के बीच में स्थित है, तो दोस्तों ये अपने देश भारत और चीन के बीच में स्थित है, ठीक है। इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों इसका निर्धारण जो है ये हेनरी मैक मोहन के नाम ने किया था। इसलिए इस रेखा का नाम भी हेनरी मैक मोहन के नाम पर मैक मोहन रेखा रखा गया, ठीक है। नंबर सी पे दोस्तों लिखा है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये किस किस देश के बीच में स्थित है, तो ये अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसका निर्धारण किसने किया था, तो देखो दोस्तों 1947 में। कब, 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था साइरल रेड क्लिफ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ।
तो साइरिल रैडक्लिफ उनका नाम था और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया रैडक्लिफ रेखा। तो दोस्तों सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है, वह निम्न में से किस देश में स्थित है? तो देखो दोस्तों, जो माउंट एटना ज्वालामुखी है ये यूरोप महाद्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये किस देश में स्थित है? तो ये इटली देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हर साल नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो देखो दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार हैं इनका आयोजन हर साल किया जाता है स्टॉकहोम में, ठीक है। स्टॉकहोम जो है ये किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम, और यहीं पर जो है हर साल नोबेल पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ओस्लो में, ठीक है। और ओस्लो जो है ये किस देश की राजधानी है? तो ये नॉर्वे देश की राजधानी है, ठीक है। बाकी के सारे पुरस्कार जो हैं ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का पुरस्कार है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो में दिया जाता है। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक है। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से ये अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये हमेशा पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से वितरित किए जाने लगे? तो आप कहेंगे 1968 से वितरित किए जाने लगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा में माफ करने या फिर सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 161 है, ठीक है, इसके अनुसार जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं या फिर किसी की भी सजा में कोई भी हेरफेर कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास में भी क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 72 में किया गया है, ठीक है। दोस्तों दोनों की क्षमादान संबंधी शक्तियों में अंतर क्या होता है? ये शक्तियां तो राज्यपाल के पास में भी होती हैं, ठीक है, अनुच्छेद 161 के द्वारा, राष्ट्रपति के पास में भी होती हैं अनुच्छेद 72 के द्वारा। दोनों में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों दोनों में मेजर डिफरेंट होता है। दोस्तों जो राज्यपाल हैं वो किसी की फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, ठीक है, किसी की फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। और दोस्तों जो कोर्ट मार्शल होते हैं यानी कि जो सैन्य अदालत होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सैन्य अदालत में सजा दी गई है उन सजाओं को भी माफ नहीं कर सकते राज्यपाल। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं, ठीक है, जो उम्र कैद की सजा है उसको कम कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल की जो क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं उसमें लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो देखो दोस्तों केंद्र सरकार ने भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा है, ठीक है। जो भारत सरकार के लक्ष्य हैं ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है मलेरिया रोग की, तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजुआ से होता है, ठीक है, ये प्रोटोजुआ से होता है। और जो मलेरिया रोग है ये मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है। मच्छर के काटने पर ये परजीवी हमारे रक्त में फैल जाता है और मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। जब मलेरिया रोग हो जाता है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया रोग से? तो जो मलेरिया रोग है इससे प्लीहा, ठीक है, इससे प्लीहा होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इससे प्लीहा होता है, तिल्ली होता है, स्प्लीन होता है। एक्चुअल में प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन एक ही अंग के नाम है और मलेरिया रोग से यही अंग प्रभावित होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व मलेरिया दिवस जो है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेखी समिति का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों जो रेखी समिति है इसका गठन किया गया था अप्रत्यक्ष कर में सुधार करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और समिति पूछी जाती है
आपसे पूछी जाती है कि बाचू समिति, ठीक है, बाचू समिति का संबंध जो है ये किससे है? तो बाचू समिति का गठन जो है प्रत्यक्ष कर में सुधार करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर, रेखी समिति, प्रत्यक्ष कर, बाचू समिति, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, नंबर 10 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये किस राज्य की है? तो ये बिहार राज्य की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इसी के अपोजिट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे अंडमान निकोबार, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष कब तक पद पर बना रहता है? तो देखो दोस्तों, यदि किसी राज्य की विधानसभा का विघटन हो गया है, ठीक है, तो उसके विघटन के बाद जब तक नई विधानसभा गठित नहीं होगी, ठीक है, जब तक नई विधानसभा गठित नहीं होगी और उसकी पहली बैठक नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक विधानसभा अध्यक्ष जो है ये अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? दोस्तों नगर पालिका या फिर पंचायत सदस्य आपको बनना है तो आपकी कम से कम एज होना चाहिए 21 वर्ष। कितनी होना चाहिए? 21 वर्ष आपकी एज होना चाहिए, ठीक है। वोट करने के लिए एज कितनी होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तब आपकी एज कितनी होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तब आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको राज्यपाल बनना है तब आपकी एज कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनना है तब आपकी एज कितनी होनी चाहिए? यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तब एज आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इन 3 पदों के लिए, यानी कि किसी राज्य का राज्यपाल बनना है, राष्ट्रपति बनना है या फिर उपराष्ट्रपति बनना है, तो इन सब के लिए आपकी कम से कम एज होना चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो देखो दोस्तों जो आनंद मठ है इसके लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नंबर ए पे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनकी कोई एक फेमस रचना है या फिर कोई एक फेमस उपन्यास आप बताइए। तो देखो दोस्तों एक इनका फेमस उपन्यास है गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि ये पूछा जाता है किसका उपन्यास है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और दोस्तों नंबर सी पे लिखा है सरोजिनी नायडू। इनकी एक पुस्तक बताइए। तो देखिए दोस्तों एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है इन द ब्रेजर ऑफ हैदराबाद। लिख दूं यहाँ पर इन द ब्रोजर, ठीक है, इन द ब्रोजर ऑफ हैदराबाद किसकी रचना है? तो ये सरोजिनी नायडू की रचना है। और देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है अरविंद घोष। तो इनकी एक रचना बताइए। तो दी लाइफ डिवाइन, ठीक है, दी लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? तो दी लाइफ डिवाइन जो है ये अरविंद घोष की रचना है, ठीक है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत कोकिला किसको कहा जाता है? तब आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों जो सरोजिनी नायडू हैं इनको भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखो दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये उत्तरी अमेरिका है। और दोस्तों सबसे छोटा, यदि आपसे पूछा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखो दोस्तों जो राज्यपाल होता है ये राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख होता है। सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आपको यहाँ से एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 154। दोस्तों अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। दोस्तों एक अनुच्छेद नहीं, एक और अनुच्छेद आप यहाँ से याद रखिए, अनुच्छेद 53। इसमें क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो संघीय जो कार्यपालिका है इसका प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है।
और संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है और अनुच्छेद 154 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 22 जून 2015 से। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों 2022 तक, कब तक, 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे इसी क्रम में पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी। तो देखो दोस्तों, जो केंद्र सरकार की हृदय योजना है ये शुरू की गई थी विरासत विकास के लिए, यानी कि हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और देखो दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम हुए हैं वहां से पता है क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों जो हृदय योजना है इसका क्रियान्वयन जो है ये शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, हृदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए दोस्तों इस योजना के तहत 12 शहरों को चयन किया गया था और 12 शहरों की जो धरोहर है इनको फिर से जीवित करना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार है आपको बताना है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है ये केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल नागरिकों के लिए मतलब जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए ही संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप विदेश से जाके हमारे देश में बस गए और संस्थाएं और संघ बनाने लगोगे, नहीं। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 19B में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। तो देखो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझना होगा बाल्टिक देश क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों ऐसे देश जो पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। और ऐसे देश कितने हैं, तो ऐसे 3 देश हैं। कौन कौन से हैं, एक एस्टोनिया है, दूसरा लिथुआनिया है, तीसरा लातविया है। ठीक है, तो ये 3 देश जो हैं ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 3 देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा नहीं कहलाता, तो जो बेलारूस है ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये तो स्वाभाविक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये कंट्रोल किया जाता है IRDA के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है IRDA की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने ही राज्यों को जोड़ने वाली एयरलाइंस है। देखो दोस्तों अपने ही राज्यों को जोड़ने वाली एयरलाइंस जो है ये इंडियन एयरलाइंस कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस जो है ये भारत के राज्यों, ठीक है, किस किस को जोड़ती है दोस्तों, ये भारत के राज्यों को जोड़ती है और ये पड़ोसी देशों को जोड़ती है। ठीक है, पड़ोसी देशों और भारत के राज्यों को जोड़ती है इंडियन एयरलाइंस। बाकी की जो एयर इंडिया है ये भारत को विदेशों से जोड़ने वाली एक विमान सेवा है, याद रखना। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारत का नया मानचित्र कब जारी किया गया। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का नया मैप जो है ये जारी किया गया था 2 नवंबर 2019 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे तब भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को भारत का नया मैप जारी किया था और इस मैप में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया था। ठीक है, और ये जो मैप है ये किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में यदि हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वर्तमान में, दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ऐसा क्यों, जब मैप जारी किया गया तब तो केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, 8 क्यों बचे,
तो देखिए दोस्तों मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। देखिए दोस्तों यूटी मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो जो दमन और दीप यूटी है इसका विलय यूटी, दादर और नागर हवेली के साथ में कर दिया गया। ठीक है, दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश का विलय जो है ये दादर और नागर हवेली के साथ में कर दिया गया और दोनों को मिलाकर एक नया यूटी बना दिया गया। कौन सा? दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीप, ये नया यूटी बना दिया गया। ठीक है, और ये जो नया यूटी बना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये कब अस्तित्व में आया। तो ये 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया। कब? 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया दोस्तों? तो इसकी राजधानी जो है दमन को बनाया गया। तो ये सारी बातें याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की जो थलीय सीमा है ये किसके साथ में मिलती है? तो दोस्तों जो बांग्लादेश की तलीय सीमा है ये भारत और म्यांमार के साथ में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूं कि अकबर के दरबार में 3 प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। ठीक है, एक का नाम क्या था? तो एक का नाम था वसावन। ठीक है, एक का नाम था वसावन। दूसरे का क्या नाम था? तो दोस्तों दूसरे का नाम था अब्दुल। ठीक है, दूसरे का नाम था अब्दुल। तीसरे का नाम क्या था? तो तीसरे का नाम था दसवंत। ठीक है, अकबर के दरबार में ये 3 प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। तो 3 में से कौन सा नाम आपको दिख रहा है? वसावन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको वसावन, अब्दुल और दसवंत, ये 3 नाम आपको जरूर याद रखना है। अलग अलग पेपरों में अलग अलग नाम पूछे जाते हैं, तो तीनों को आप याद रख लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों कहने के लिए तो हमने 25 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन खुद आप अपने आप से पूछो कि आपने 100 से ज़्यादा फैक्टों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के द्वारा कुल कितने अधिवेशन यानी कि कुल कितनी बैठकें हुई थी। ठीक है, ये आपको बताना है। एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आपको बताना है कि जो पहली बैठक है ये कब हुई थी। तीसरा फैक्ट आपको बताना है कि जो अंतिम बैठक है ये कब हुई थी। तो ये 3 फैक्ट आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करें। यदि कोई सजेशन, कोई फीडबैक, वीडियो में कोई कमी हो तो उसको ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधार करूंगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ठोक दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सपोर्ट करें हमें, ताकि हम इसी प्रकार से कंटेंट आपके लिए लगातार बनाते रहें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियोस दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।